हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा इसी वीडियो से। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये क्लास डेली शाम 5 बजे चलता है तो लाइव आना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। और ये प्रश्न देख लीजिए काफी बार यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिसे हम छोटे छोटे जीवों को देखते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस का। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हमेशा हम उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। आप ये मत समझिएगा कि ये 2015 में पूछ लिया है तो आगे नहीं पूछेगा। ये सभी प्रश्न वैसे हैं जो आज हम करा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, सी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई इंटू साइन आर, डी ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो यहाँ पे बताना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे u बाई v, बी ऑप्शन है यहाँ पे u इंटू v, सी ऑप्शन है यहाँ पे u प्लस v, डी ऑप्शन है यहाँ पे v बट्टा u। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। और आवर्धन का यहाँ पे परिभाषा क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस का आवर्धन यानी m किसके बराबर होगा? तो v बटा u के यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013 और 20 में पूछा गया, यानी कि एक प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है कांच, सी ऑप्शन है प्लास्टिक, डी ऑप्शन है मिट्टी। साफ साफ प्रश्न बोले तो ऐसा है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में हमेशा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपको बताना है। और ये प्रश्न यहाँ पे 15 और 16 में पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक होता है, बी ऑप्शन है काल्पनिक होता है, सी ऑप्शन है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा काल्पनिक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताना है यहाँ पे कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है, या प्रश्न ये ऐसे भी पूछ दे कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों का। तो हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने का दर्पण। साइड मिरर का मतलब क्या होता है, जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं या पीछे देखना है आपको, गाड़ी चला रहे हैं अगर पीछे देखना है तो उसी दर्पण में आप देखते हैं, जिसे हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। तो साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के यहाँ पे साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब ये बना के देता है। इसीलिए वाहन गाड़ी के जो वाहन होते हैं उस वाहन के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सामान्य देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि सामान्य देखने के लिए यानी स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है? अगर दूर पूछे तो अनंत होगा और यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछे तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूरा फिजिक्स का निचोड़ है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। अगर पूरा देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा हूबहू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है रेटिना, डी ऑप्शन है पुतली। तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो ये यहाँ पे रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना पे उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का। तो यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो जाए तो उसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अगर यहां पे दूर दृष्टि दोष हो जाए तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पे निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का यहां पे प्रयोग करते हैं। तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है, जो 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3.0 गुणे 10 के पावर 5 जूल के, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3.6 गुणे यहाँ पे 3.6 जूल के, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3.0 जूल के। तो यहाँ पे बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के, ये क्या होता है, बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 2014 और 2015 में पूछा गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे यहाँ पे देखिए 13 नंबर धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जिससे धारा मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार यहाँ पे पूछा गया है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है कूलॉम, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग आमीटर बोलते हैं, या ए मीटर इसी का ही दूसरा नाम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ये कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 14
14 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कितना आवेश होता है आपको बताना है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। यहाँ पे बी ऑप्शन है 0.16 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। सी ऑप्शन है यहाँ पे 16 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। डी ऑप्शन है यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक पूछता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूल। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। और ये प्रश्न 15 और 2017 में पूछा गया है, और ये सभी प्रश्न 2021 में भी पूछ सकता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर प्रतिरोधकता आपसे पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ओम मीटर। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक है। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। इस प्रश्न को आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कैंडेला, बी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर, सी ऑप्शन है यहाँ पे मीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे केल्विन। तो यहाँ पे बताना है कि ज्योति तीव्रता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है जिसे हम लोग घरों में लगाते हैं विद्युत परिपथ में, वो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उष्मीय सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है चुंबकीय सिद्धांत पे, सी ऑप्शन है रासायनिक सिद्धांत पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं वो काफी ही महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपसे फिर एक बार बोलते हैं कि एक भी प्रश्न आप मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आप लोग 30+ क्वेश्चन देखिएगा, और वो 30+ आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। तो विद्युत फ्यूज यहाँ पे विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उष्मीय यहाँ पे सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। जो बैटरी होता है उससे किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। और ये 2016 और 2020 में पूछा गया कि बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिष्ट धारा, बी ऑप्शन यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एसी करंट। तो यहाँ पे बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा यहाँ पे प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे फैराडे, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर ने, डी ऑप्शन यहाँ पे फ्लेमिंग ने। और ये प्रश्न महाभिविआई है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। और ये प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 और 19 में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज यहाँ पे माइकल फैराडे ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप लेट जुड़े हैं तो आपसे अगर कोई भी प्रश्न अगर छूट गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को जब खत्म हो जाएगा वीडियो लाइव क्लास, तो आप लोग फिर शुरू करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न आपको करवाया गया है वो काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोटर। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे जनित्र कहा जाता है। जो जनित्र होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पथन जब होता है यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो धारा का मान होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है, यानी बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी पवन चक्की होता है, जो पवन विद्युत जनित्र होता है उसको चलने के लिए कम से कम कितनी पवन यानी हवा की चाल कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कम से कम चाल पूछा है, यानी कितना अगर पवन का चाल हो यानी कितना हवा का चाल हो तो पवन चक्की आराम से चल सकता है। तो अगर जहां पे हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो वहां पवन चक्की आराम से आप लगा सकते हैं और पवन चक्की आराम से वहां पे काम कर सकता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। यहां पे 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोयला। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी होता है, गोबर गैस होता है और कोयला, ये सभी क्या होता है, बायोगैस ईंधन का स्रोत होता है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें सौर सेल बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे लोहा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो यहाँ पे सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है कि सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और ये सिलिकॉन क्या होता है, तो ये अर्धचालक होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन क्या होता है, तो ये एक अर्धचालक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। यहाँ पे बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाट, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाट प्रति घंटा, सी ऑप्शन है यहाँ पे यूनिट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, लेकिन यहाँ पे किलोवाट घंटा नहीं दिया है, यहाँ पे यूनिट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट को टिक लगाएंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। जब यहाँ पे किलोवाट प्रति घंटा नहीं हो तो यहाँ पे यूनिट का यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो ये फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये आपको बताना है। कि जो घरों में ऐसे विद्युत बल्ब होते हैं जो रेड कलर के जलते हैं, उसका जो ये फिलामेंट होता है, इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तांबे के तार का, बी ऑप्शन है लोहे के तार का, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम के तार का, डी ऑप्शन है यहाँ पे टंगस्टन के तार का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है आपको बताना है। तो ये टंगस्टन के तार का बना होता है। और टंगस्टन का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो यहाँ पे 3500 डिग्री होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए
यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन के तार का, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो आम मीटर होता है जिसे हम लोग ए मीटर भी बोलते हैं, उसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध क्रम में, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पार्श्वबद्ध क्रम यानी क्या होता है, समानांतर क्रम बोला जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग पार्श्वबद्ध क्रम भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो टिंडल प्रभाव हमेशा प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। अगर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जिस नेत्र लेंस जो नेत्र यहाँ पे निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे हम क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे वर्णांधता। तो अगर निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता कोई व्यक्ति तो उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। यानी ये थोड़ा सा उल्टा होता है, तो ये आपको क्या कर रखना है, हमेशा याद रखना है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता, तो निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता तो इसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो इसे दूरदृष्टि दोष हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा होता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है। यहाँ पे हम 31 प्रश्न कराए हैं। अगर 31 प्रश्न में से आपका एक दो भी प्रश्न आपसे छूट गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर शुरू से लेके देख लीजिएगा जितना प्रश्न आपका छूट गया हो, क्योंकि जो हम 31 प्रश्न कराए हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 80 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 60 डिग्री। तो क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, आपको क्या करना है, कमेंट करके यहाँ पे बताना है। ए बी सी यहाँ पे नहीं लिख के भेजना है, कुछ भी पूरा यहाँ पे लिख के भेजना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हमको। और अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो ऐसे तीर का निशान रहता है, उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप, अपने दोस्त, अपने भाई के साथ यहाँ पे भेज सकते हैं उनके पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको आप लोग को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ऑल पे आप लोग नहीं दबाइएगा तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो उसके साथ में एक घंटी की तरह बेल आइकन आता है, उसको दबा के किस पे कर लीजिए, उसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन देगा, तो उसमें सबसे ऊपर होता है ऑल, तो उस पे ऑल पे क्या कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।